हेलो गाइज, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक मंदता का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएं, कारण, शिक्षक की भूमिका। इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये एक कॉमन टॉपिक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपको ये टॉपिक है वो पढ़ने को मिलता है। बीएड और डीएलएड के अंदर, एमएड के अंदर भी आपको ये टॉपिक मिलता है। और इस टॉपिक से एसटेट, सीटेट, रीट, नेट वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम वो टॉपिक के अंदर बताएंगे कि किस किस से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का 4th पेपर है, समावेशी विद्यालय का सर्जन, जिसका हमारा ये टॉपिक है। डेली हम एक टॉपिक करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम हर रोज़ करेंगे। मानसिक मंदता या मंदबुद्धि का अर्थ। मानसिक मंदता, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानसिक असमर्थ या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक या मंदबुद्धि बालक से आपका क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार या इसकी विशेषताएं, कारण, एक शिक्षक की भूमिका, लक्षण, वर्गीकरण, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। फिर मंदबुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा मंद होते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इनकी देखभाल की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की बुद्धि लब्धि है वो 75 या इससे कम होती है, क्योंकि ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनका जो व्यवहार है वो ना के बराबर होता है, सामान्य बच्चों से बिल्कुल कम होता है, मंद होता है, यानी धीमा होता है। और ये अपने आप को किसी भी प्रकार की परिस्थिति में समायोजित करने में, तालमेल बिठाने में वो सक्षम नहीं होते हैं। इनको विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। ये अकेले कहीं पर आ जा नहीं सकते हैं, अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, ये पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये सामाजिक रूप से या स्वेंगात्मक यानी हमारे इमोशन कि जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, त्याग, तपस्या, इन सब के प्रति इनकी कोई फीलिंग नहीं होती। इनको यही नहीं पता होता कि हमें कब किस संवेग का प्रयोग करना है। जहाँ पर रोना होता है वहाँ पर हंसने लग जाते हैं, जहाँ हंसना होता है वहाँ रोने लग जाते हैं, खाना नहीं है वहाँ पर खाने की डिमांड करने लग जाते हैं। मतलब इनके जो इमोशन होते हैं वो अस्थिर होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे बालक जो स्वेंगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता या बौद्धिक प्रवणता में काफ़ी पिछड़े रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से परिपक्व तो होते हैं, लेकिन उनका सामाजिक और स्वेंगात्मक व्यवहार उनकी आयु के बच्चों के अनुसार है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है। जैसे टर्मन के अनुसार कि मंदबुद्धि बालक से तात्पर्य जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, ऐसे बालक को मंदबुद्धि बालक कहा गया है। यानी जिनकी आईक्यू लेवल है वो 70 से कम हो, ऐसा टर्मन ने कहा है। ऐसे बालक किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण मंदबुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और ये बच्चे अपने आयु के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यानी जो उनकी आयु है, जैसे मान लीजिए बच्चा 12 साल का है और वो कार्य कर रहा है 10 साल के बच्चे के बराबर, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो है 10 साल। यानी वो अपनी आयु के अनुसार कार्य न करके बल्कि उससे पिछड़ा हुआ कार्य करते हैं, यानी वो पिछड़ जाते हैं, एक छोटे बच्चे के जैसा बिहेव करते हैं। आइजैक के अनुसार कि मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अपर्याप्त सामान्य विकास ही मानसिक मंदबुद्धि कहलाता है। हैक के अनुसार मंदबुद्धि बालक से अभिप्राय वे बालक होते हैं जो किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनमें मानसिक परिपक्वता की कमी होती है, यानी उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है, वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो कोई भी कार्य करने में है वो असमर्थ होते हैं। किसी भी प्रकार का चिंतन, मनन, तर्क वितर्क करने में। अल्फ्रेड के अनुसार, अल्फ्रेड ने माना है, उसने पाया है कि किसी विशेष आयु तक के बच्चों
को एक विशेष जानकारी होती है, तब उसने मानसिक आयु का प्रयोग किया, क्योंकि उसका ये विश्वास था, उसका ये मानना था कि एक निश्चित आयु पर बच्चों का ज्ञान इतना होता है कि जिसको हम मानसिक आयु का नाम देते हैं या जिसे मानसिक आयु कहते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा है, वो 8 साल का है और वो 12 वर्ष के बच्चे के बराबर कार्य कर रहा है, तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो होगी 12 वर्ष। और यदि एक बच्चा 10 साल का है और वो 4 साल के बच्चे के बराबर कार्य कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु है वो होगी 4 वर्ष, जिसको हम मानसिक आयु का नाम देते हैं कि जिस स्तर पर वो कार्य कर रहा है, उसके जो सोच है, उसका मानसिक स्तर जो है, जिस लेवल पर कार्य करता है, उसी को उसकी वास्तविक मानसिक आयु का नाम है वो दिया जाता है। कि अगर हम बच्चे की मानसिक आयु की तथा वास्तविक आयु की तुलना करें, तो इन दोनों में एक बीच अनुपात आपको पाएगा, इन दोनों के बीच में एक अनुपात पाएगा कि विलियम स्टर्ट ने सबसे पहले ये विचार दिया था कि अनुपात को यदि हम 100 से गुणा कर दें ताकि शेष ना बचे और हमें दशमलव तक न जाना पड़े। पहली बार बुद्धिलब्धि को मापा गया था, जिसमें सूत्र दिया गया था बुद्धिलब्धि का कि आज जब हम IQ लेवल निकालते हैं तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। और बुद्धिलब्धि का ये फॉर्मूला है, ये सूत्र जो है, कई बार HTET, CTET, नेट वगैरह के जब आप एग्ज़ाम देते हो, RTET का आप एग्ज़ाम देते हो रीट का, तो उस वक्त पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। जैसे यदि कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी मानसिक आयु 8 साल की है, तो उसकी बुद्धिलब्धि है वो इस प्रकार होगी कि बुद्धिलब्धि यानी जो उसकी मानसिक आयु है 8 वर्ष, मानसिक आयु की जगह हम 8 वर्ष लिखेंगे और वास्तविक आयु की जगह जो उसकी रियल एज है 10 साल वो हम लिखेंगे उसके गुणा में 100 और इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। यानी बच्चे की जो IQ लेवल है वो 80 है, यानी ये सामान्य बच्चे से पिछड़ा हुआ है, जिसको मंदबुद्धि या मानसिक रूप से कमजोर या मानसिक असमर्थ बच्चों का नाम है दिया जाता है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि के आधार पर वर्गीकरण, कि कैसे बच्चों को हम बांटते हैं परीक्षण के आधार पर। सबसे पहले है जड़ बुद्धि, यानी जो जड़ बुद्धि बच्चे हैं इनका IQ लेवल है वो 0 से 25 होता है, यानी 0 से 25। मूढ़ बुद्धि जो होते हैं इनका IQ लेवल 25 से 50 होता है, और मूर्ख बुद्धि जो होते हैं इनका IQ लेवल 50 से 70 होता है, और अल्प बुद्धि इनको IQ लेवल है वो 70 से 90 के बीच में होता है। ये है मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। कि अगर हम जड़ बुद्धि की बात करते हैं तो हमने क्या कि इनकी जो IQ लेवल है वो 0 से 25 होता है। ये लोग स्वयं की सुरक्षा और बातचीत करने में सक्षम नहीं होते हैं, ये पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनका जीवन विस्तार है वो कम होता है क्योंकि ये अनेक प्रकार के रोगों से, बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और इन व्यक्तियों की जो देखभाल है वो एक छोटे शिशु के समान है वो इनकी करनी पड़ती है, क्योंकि ये न खाना पीना, नहाना धोना, बातचीत करना, कोई भी कार्य, या अपना पानी पीना है तो वो भी स्वयं नहीं कर सकते, वॉशरूम जाना है तो भी वो नहीं जा सकते। यानी ये बच्चे जो हैं वो पूर्णतः दूसरों पर निर्भर हैं। इनके सभी के कार्य हैं वो इनके माता पिता या इनके भाई बहन या इनके कोई अभिभावक है वो करते हैं। जैसे नहाना, उनको पहनाना, खाना पीना, खिलाना, जो भी है वो उनके गार्जियन हैं या उसके माता पिता हैं वो करते हैं। मूढ़ बुद्धि इनकी IQ लेवल है वो 25 से 50 के बीच में होती है। इनमें मौलिकता व सूझबूझ का अभाव रहता है। इनकी मानसिक आयु 3 से 7 वर्ष तक ही होती है,
और पर्याप्त देखभाल और प्रशिक्षण प्रदान करने से भी ये लोग अपने दैनिक जीवन में से संबंधित कार्यों को कुछ सीमा तक पूर्ण करने के योग्य होते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं होते हैं। ये भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है मूर्ख, कि जो मूर्ख बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं इनका IQ लेवल 50 से 70 के बीच में होता है। इनकी मानसिक शक्तियों के विकास का जो स्तर है वो 7 से 10 वर्ष के बालकों के बराबर होता है। ऐसे बालक रोजी रोटी कमाने के साधारण कार्य सीख लेते हैं, लेकिन ये भी पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है अल्प बुद्धि, कि अल्प बुद्धि जो होते हैं इनके IQ लेवल 70 से 90 के बीच में होता है। स्कूलों में इन बालकों की उपलब्धि नहीं होती है और ये उपलब्धि अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि ये कक्षा में पिछड़े हुए बच्चे होते हैं। ये अपना कुछ कार्य स्वयं कर सकते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना, घूमना फिरना, ये कर सकते हैं, लेकिन इनकी सोचने समझने चिंतन मनन करने की जो क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों से पिछड़ी हुई होती है। प्रयास करने पर भी ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में सफल नहीं होते हैं, यानी पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, और विशिष्ट कौशलों से जुड़े कार्यों को अपनाने में भी ये असमर्थ रहते हैं। ये था हमारा जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं: जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और अल्प बुद्धि। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमारे ये आता रहता है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताएं, कि इन बच्चों की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले अधिगम की गति धीमी है, यानी अधिगम सीखना यानी स्लो लर्निंग, कि जो इनकी सीखने की जो क्षमता है वो काफ़ी धीमी होती है। ये तीव्र गति से सीखना इनके लिए असंभव होता है, ये नहीं सीख पाते हैं, ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख पाते हैं। शारीरिक हीनता, इन बच्चों में शारीरिक हीनता भी आती है क्योंकि उनका शरीर विकृत हो जाता है। शारीरिक लोगों का सामना करने की शक्ति उनमें कम होती है, वे अस्वस्थ रहते हैं, उनका शारीरिक विकास भी कम होता है, सामान्य बच्चों से ये पिछड़े हुए होते हैं। स्विंगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक यानी इमोशन, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, त्याग, तपस्या, किनके जो इमोशन हैं वो भी अस्थिर होते हैं। कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसे बच्चे परिस्थितियों के अनुसार अपने इमोशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी के आस पड़ोस में या किसी के रिश्तेदार में अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो वो इस तरह का बिहेव है वो हमेशा करते हैं कि जैसे कोई दुख का माहौल है तो वो हंसने लग जाते हैं। उनको रोने से कोई मतलब नहीं है, दुख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये क्यों रो रही हैं, क्या है। वो नहीं सोच पाते हैं उस चीज़ के प्रति, उस जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। हंसने का माहौल होता है, रोने लग जाते हैं। यानी इनके जो इमोशन होते हैं वो अस्थिर होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं और उन पर नियंत्रण भी नहीं होता है इनका। नेक्स्ट है अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली, कि इन बच्चों में की शब्दावली है वो अपूर्ण और दोषपूर्ण होती है क्योंकि इनमें भाषा का ज्ञान है वो सीमित होता है। इनका भाषा का ज्ञान है वो अवरुद्ध होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता, जिस कारण ये अपूर्ण यानी पूर्णतः शब्दों का कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये नहीं सीख पाते हैं। ये सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। इसमें सीमित रुचियाँ, किन बच्चों की रुचि है वो सीमित होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। वो किसी का एक ही कार्य में अपनी रुचि का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। जैसे गा रहे हैं तो वो गाते ही रहते हैं, कुछ कुछ गाते रहते हैं। खेलना है तो खेलना ही है, मतलब ये नहीं है कि हमें ये बनना है, भविष्य में ये कार्य करना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है इनके मन में। मौलिकता का अभाव, किन बालकों में मौलिकता का अभाव रहता है, यानी वे अपने स्वयं के चिंतन के अभाव में कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। वो स्वयं के बारे में भी नहीं सोच पाते कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं है। चिंतन मनन करने की यानी किसी चीज़ के बारे में सोचने, विचारने, मनन कल्पना करने की शक्ति है वो इनके अंदर बिल्कुल
ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। प्रोत्साहन का अभाव, किन बच्चों को प्रोत्साहन की भी कमी रहती है क्योंकि स्कूलों में जाने की इनकी कोई रुचि नहीं होती है और अधिकांश पेरेंट्स है वो बच्चों को स्कूल में भेजते भी नहीं हैं। इनका झुकाव है वो अनैतिकता यानी अपराध की तरफ बढ़ता रहता है। वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो समाज में मान्य नहीं होते हैं। धीमी विकास गति, इन बच्चों की जो विकास की गति होती है वो धीमी होती है, धीरे धीरे होती है। चाहे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास, आध्यात्मिक, सामाजिक, किसी भी विकास की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक विकास है वो धीरे धीरे है वो विकसित होते हैं। कई बार इनका विकास इतना धीमा होता है कि वो अपने आयु वर्ग से भी पीछे रह जाते हैं। जैसे बच्चा 10 साल का है और वो 6 साल के बच्चे के बराबर बिहेव कर रहा है तो उसकी जो मानसिक आयु होती है वो 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है समायोजन का अभाव। समायोजन यानी तालमेल बिठाना, ये एक दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, किसी भी परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर कैसा बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनके इमोशन भी इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, इमोशन से भी ये पिछड़े हुए होते हैं, तो इसी कारण ये तालमेल है वो नहीं बिठा पाते। दूसरों पर निर्भरता, ये पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने जीवन के यानी अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। चाहे इनको खाना खाना है, पानी पीना है, चाहे उनको वॉशरूम जाना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, पूर्णतः वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनके पेरेंट्स या उनके जो भी सहयोगी हैं जिनके पास वो रहते हैं वो उनके कार्य करने में मदद करते हैं। अमूर्त चिंतन का अभाव, अमूर्त होता है जो हमारे पीठ पीछे घटित हुआ हो, जो हमने देखा ना हो, जो हमने सिर्फ सुना है उसके बारे में और उस सुनकर ही हम उसके बारे में चिंतन कर सके, मनन कर सके, उसके बारे में कल्पना कर सके कि इमेजिनेशन कर सके कि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा, वो घटना ऐसे घटित होगी। इनमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सामने जो चीज़ें रखी होती हैं उनके बारे में ही सोचने में असमर्थ होते हैं। तो पीठ पीछे जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में सोचना तो इनकी सोच से परे की बात होती है। दूसरों पर सीमित बुद्धि, कि इनकी जो बुद्धि है वो सीमित होती है अर्थात 70 से कम होती है। इस कमी के कारण इनमें समायोजन करने तथा मानसिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता है वो नहीं होती है और इनमें अमूर्त चिंतन का भी अभाव है वो होता है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि के कारण, कि किस कारण से ये मंदबुद्धि है वो जन्म लेती है या किन अंत क्रियाओं के कारण ये उत्पन्न होती है। इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण ये स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। ये जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के पश्चात भी हो सकती है, किसी गलत दवा का सेवन करने से या किसी बीमारी से ग्रस्त होने से या दुर्घटना होने से। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सिर पे चोट लग गई, सिर पे चोट लगने से उसके मस्तिष्क पर असर पड़ा तो वो बिहेव उसका चेंज हो गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हर रोज हम देखते हैं, सुनते हैं। और कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंतन करता है, ज़्यादा सोच विचार करता है, स्ट्रेस में चला जाता है, उसको भी ये दिक्कत हो जाती है, वो भी ऐसा बिहेव करने लग जाता है। यानी जो ये मंदबुद्धि है ये जरूरी नहीं है कि जन्मजात ही हमें मिले, जन्म के पश्चात भी किसी कारण से है वो हो सकती है। जैसे वंशानुक्रम की हेरिडिटी से भी हो सकता है कि बच्चे के माता पिता हैं वो मंदबुद्धि हैं तो उसके बच्चे में भी वो कारण हमें मिल सकते हैं। और इस प्रकार ये हीनता है वो पूर्वजों में भी होती है, बुद्धि से संबंधित उसका हस्तांतरण उसकी संतान में हो सकता है। और ये हस्तांतरण है ये गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, यानी दर पीढ़ी दर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। और वो गुण है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में भी आ सकते हैं, तो इसका वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी भी इसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा है शारीरिक कारक, कि शारीरिक कारक भी कि फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि कोई दोष आ जाए तो उसको मानसिक रूप से या तो विकलांग या उसको मंदबुद्धि है वो हो सकता है। इसके अतिरिक्त
ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मंदबुद्धि को जन्म देती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, कॉन्जिनियल सिफिलिस, जर्मन मिल्स और ये पैरालिसिस यानी अधरंग। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मंदबुद्धि को जन्म देती हैं। और इन बीमारियों के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान भी उप सामान्य स्थिति, बच्चों के जन्म के समय कोई दुर्घटना होना या मस्तिष्क पर किसी औजार के घाव लगना, कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान जैसे दाई यानी आया या डॉक्टर के हाथ से बच्चा है वो फिसल जाता है, वो गिर जाता है, गिरने से उसको चोट लग गई, या प्रसव के दौरान कोई नुकीला औजार उसको लग गया, उससे भी ये स्थिति है वो बन सकती है। या गर्भावस्था के दौरान माँ ने संतुलित भोजन नहीं खाया, असंतुलित भोजन किया, नशा वगैरह का उसने सेवन किया, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मंदबुद्धि के हो सकते हैं। स्विंगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं वो संवेगात्मक रूप से कुछ समायोजित हो सकते हैं। कई बार ऐसे बालक बहुत उत्तेजक या आक्रामक हो जाते हैं। इन बालकों के संवेगात्मक असंतुलन का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर अवश्य पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बालक अपने स्विंगों पर नियंत्रण पाने में अयोग्य होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में ये बच्चे अपना समायोजन करने में सक्षम है वो नहीं होते हैं, यानी तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय कारक। कि समाजशास्त्रीय कारक की अगर हम बात करते हैं तो ये मानसिक पिछड़ेपन में अपना योगदान देते हैं। जैसे कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि मानसिक पिछड़ापन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे परिवार में, हमारे पास हर चीज़ की व्यवस्था होती है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि खाने के लिए एक एक दाना हमें चुगना पड़े, मांगना पड़े, ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आ जाए तो जिससे व्यक्ति है वो स्ट्रेस में जा सकता है, और वहाँ पर भी वो ऐसे बिहेव का प्रदर्शन कर सकता है, या किसी के साथ कोई ऐसी अमानवीय अभद्र घटना घटित हो जो उसके मानसिक स्तर को प्रभावित करती हो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। जैसे गर्भकालीन अवस्था में गर्भाशय पर एक्सरे का गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है, कि जितने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अगर गर्भावस्था के दौरान करवाए जाते हैं तो निश्चय ही बच्चे के किसी न किसी पक्ष पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार के वातावरण में निरस्ता, स्नेह का अभाव, कि अगर हमारे परिवार में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं और उसमें हमें पूर्णतः प्यार नहीं मिलता है, हमेशा हर किसी से गुस्सा मिलता है, डांट फटकार मिलती है, तो निश्चय ही हमारे ऊपर मानसिक विकास पर हमारे प्रभाव पड़ता है। या सुख अनुभवों का अभाव, असंगठित या दुखी परिवार, निर्धनता है, या आपके पास जीवन जीने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मानसिक मंदन या मानसिक रूप से कमजोर या मंदबुद्धि का कारण हो सकते हैं। मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। किन बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि मंदबुद्धि जो बच्चे हैं इनकी समस्याएं होती हैं। ये सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। सामान्य बच्चा हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकता है, हर परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसके साथ तालमेल बिठा सकता है। लेकिन जो मंदबुद्धि, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा समायोजन ना के बराबर कर पाते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जो जिनका इनको सामना करना पड़ता है, जैसे समायोजन संबंधी समस्याएं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जैसे समाज है, स्कूल है, समुदाय है, बहुत सारी क्षेत्र ऐसे हैं, घर है, परिवार है, जिनके साथ समायोजन करने में इनकी समस्याएं होती हैं। कि जैसे परिवार में समायोजन की अगर हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट एट होम, कि बच्चे के माता पिता को ये विश्वास दिलाना चाहिए, अति आवश्यक होता है उनके लिए, कि उनका बच्चा मंदबुद्धि बालक है। यदि ऐसा नहीं किया जाए
तो माता पिता उस बच्चे से उच्च आकांक्षाएं रखते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और उससे माता पिता भी निराश हो जाए, एकदम ऐसा आ जाए। तो लेकिन कुछ गलत समय में बालक की असफलता ही उन्हें निराशा देती हैं, और इससे माता पिता और बालक के बीच में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है, और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी उस बच्चे के प्रति है वो ठीक नहीं रहता है, वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा स्वयं को परिवार से कुसमायोजित महसूस करने लगता है, परिवार से कटा कटा महसूस करने लगता है। उसको जैसा बिहेव चाहिए वैसा उसको व्यवहार है वो परिवार की तरफ से नहीं मिलता है। अगर स्कूल में समायोजन की बात करें, एडजस्टमेंट इन स्कूल, तो वहाँ पर भी बच्चा है वो अपने आप को औरों से अलग महसूस करता है। कई बार मंदबुद्धि बालकों को स्कूलों और कक्षाओं में अध्यापकों की असहानुभूति जैसा व्यवहार है उनको सहन करना पड़ता है, और ऐसे बालक कक्षा में अध्यापकों की सामान्य विधियों से कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण अध्यापक की डांट भी सुननी पड़ती है, कई बार उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भी उनको भाग लेने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, उनको ये नहीं बताता है कि आप भी ये कार्य कर सकते हो, आप भी इस कार्य करने में सक्षम हो, क्योंकि जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर उस कार्य के प्रति करने की इच्छा भी ना हो ना, और हमें कोई मोटिवेट करे तो हमारे अंदर एक जोश भर देता है, एक मतलब एक उमंग पैदा हो जाती है उस कार्य को करने के लिए, और हम उस कार्य को कर भी सकते हैं और सफलता भी बहुत अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को कोई मोटिवेशन ही नहीं करता, उनको कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता, मार्गदर्शित ही नहीं करता उनको। नेक्स्ट है समाज में समायोजन, यानी एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, क्योंकि वो समाज में भी अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है, सब उसको हीन भावना से देखते हैं, प्यार से उससे कोई बातें नहीं करता, उससे बातचीत करना कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ बैठना कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ खाना पीना घूमना कोई पसंद नहीं करता, सब उसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। तो जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा होती है और वो समाज में सामाजिक विकास है उसका वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है स्विंगात्मक समस्याएं, यानी इमोशनल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो घर हो, स्कूल हो, समाज हो, कि किसी प्रकार का वातावरण मिलने पर भी वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। कुसमायोजित बालक स्विंगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते, नहीं कर पाते वे अपने आप को। स्विंगों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिल पाता है कि उनके स्विंग यानी जो उनके इमोशन है उनको कब कैसे प्रदर्शित करना है, कि कब हंसना है, कब रोना है, कभी खुशी मनानी है, कभी उनको पछतावा करना है, कभी उनको आराम से उदास होकर बैठना है या खिलखिला के बैठना है, कि उनको कुछ नहीं पता होता कब कैसा व्यवहार करना होता। वो कब जैसा मन में उसको जैसा ही उठी वो वैसा ही व्यवहार है वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं, कि शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है, और रूटीन में भी कई ये कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाते हैं, जैसे ठीक से बैठना है, उनको कम सुनना है, आंखों में दोष है या बोलने में दोष है। इसमें बुद्धि कम होने के कारण भी कुछ लोग सीख नहीं पाते हैं, उनमें अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है, उनका ध्यान विस्तार भी कम होता है, और एक विषय पर वे स्वयं को अधिक समय तक केंद्रित नहीं कर पाते हैं, यानी एक चीज़ पर वो ज़्यादा समय तक सोच विचार नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं लगा सकते हैं, और जब तक ध्यान नहीं लगा पाएगा तो वहाँ पर सोच विचार चिंतन मनन हो ही नहीं सकता, और ये केवल साधारण निर्देश ही समझ पाते हैं और इनकी रुचियाँ भी वो सीमित होती हैं। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों की पहचान, कि कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा मंदबुद्धि है। कि कक्षा में मंदबुद्धि बालकों की पहचान करना की जो चुनौती है वो एक अध्यापक को स्वीकार करनी पड़ती है। कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उनमें से उसको कि अब इनमें से ये पता कैसे लगाएं कि कैसे इनमें से कौन सा बच्चा मंदबुद्धि है या पिछड़ा हुआ है, सामान्य बच्चों से अलग है। उनके लिए उनको कुछ टेस्ट करने होते हैं, कुछ प्रयोग करने होते हैं, जिनके आधार पर एक अध्यापक है वो ये ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात ये पता लगा सकता है कि कौन सा बच्चा है वो पिछड़ा हुआ है। जैसे बुद्धि परीक्षण के द्वारा इंटेलिजेंसी टेस्ट, कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग उचित रहता है।
ये परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक, भाषा या अभाषाई रूप से हो सकते हैं और बहुत छोटे बच्चों को अभाषाई और व्यक्तिगत परीक्षण ही अधिकतर दिए जाते हैं। इस कार्य के लिए नई दिल्ली में हौज खास में बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभाग में बच्चों की बुद्धि परीक्षण की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है और अध्यापक को बालक के माता पिता को ऐसे संस्थानों के लिए सिफारिश करनी चाहिए, उनको सुझाव देना चाहिए कि आप एक बार वहां जाकर अपने बच्चे का चेकअप करवाइए। आपका बच्चा किस तरह का है आपको पता चल जाएगा, आपके बच्चे की समस्याएं क्या हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, उनको किस प्रकार की समस्या है। तो अध्यापक होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि वो माता पिता को गाइड करें, उनका एड्रेस भी आप उनको बताएं। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षणों द्वारा कि अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा कि बच्चों का मानसिक पिछड़ापन उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा भी जाना जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण अध्यापकों द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक बनाए जाने चाहिए और ये परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर भी है वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषताओं को कसौटी मानकर कि बुद्धि परीक्षणों और उपलब्धि परीक्षणों के अतिरिक्त मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के आधार पर अध्यापक कक्षा में इनकी पहचान कर सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यापक को इन बालकों का अधिक समय तक अवलोकन है वो करना पड़ेगा कि ज़्यादा समय तक उनको अपने पास रखना पड़ेगा, उनका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अपनी देखरेख में ताकि उनके हर प्रकार के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकें। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा कि जो पिछड़े हुए बालक हैं, मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि जो मंदबुद्धि हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की अगर रोकथाम और उपचार की विभिन्न विधियों से किए जाते हैं तो उनके लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। और एक सुझाव के अनुसार इन बालकों का सामान्य बालकों से पृथक्करण कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए अलग संस्थाएं भी खोली जानी चाहिए। और किसी ने ये कहा कि इनके लिए जन्म दर नियंत्रण करना चाहिए कि इनके जन्म है कि गर्भावस्था के दौरान अगर ये पता चल जाता है कि ये बच्चा है वो मंदबुद्धि है तो उस बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहिए। और अगर जो मंदबुद्धि पेरेंट्स हैं तो उनको भी ये कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म ना करें, क्योंकि उनके जैसा ही उनका बच्चा है वो हो सकता है। ये बहुत सारे सजेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन बच्चों को किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं कि किस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन उनके लिए किया जाए, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि व्यक्तिगत ध्यान देना कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, व्यक्तिगत ध्यान देना यानी मंदबुद्धि बालकों की ओर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापकों को व्यक्तिगत रुचि के लिए कक्षाएं आकार में छोटी होनी चाहिए ताकि वे प्रत्येक बालक को पर्याप्त समय दे सकें कि ज़्यादा बड़ी कक्षाएं नहीं होती। हमारी जो सामान्य कक्षाएं होती हैं उसमें 25 से 30 या इससे ज़्यादा भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ है वो कक्षा में कम से कम होनी चाहिए, 5, 4, 5, 10 ऐसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि एक अध्यापक है वो पूरा समय है वो उन बच्चों की देखरेख करने में, उनको गाइड करने में, सिखाने में, उनकी मदद करने में अपना समय है वो व्यतीत कर सके। नेक्स्ट है विशेष स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था करवानी चाहिए। एक तो इनके लिए विशेष स्कूल की निर्माण करना चाहिए और विशेष अस्पतालों के भी, स्कूल के अंदर भी डॉक्टर है वो होना चाहिए, वहाँ पर उनसे संबंधित जो ट्रीटमेंट है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये बच्चे हैं अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे चला सकें और किसी प्रकार की कोई समस्या है वो ना आए। विशेष शिक्षण विधियां, इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सामान्य बच्चों के जैसा है वो नहीं सीख पाते हैं, तो इनके लिए अधिक रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और जिनकी गति है वो शिक्षण की गति है वो धीमी होनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, धीमी होनी चाहिए और उदाहरणों के प्रयोग के द्वारा करवाया जाए और अभ्यास का समय भी है वो उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशेष पाठ्यक्रम। इन बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है क्योंकि सामान्य पाठ्यक्रम को सामान्य गति से न तो सीख पाते हैं और ना ही सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ चल पाते हैं।
इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है और इसके लिए पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्तकलाओं का शिक्षण अधिक है, वो इनके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। माता पिता को शिक्षित करना, कि जो इनके माता पिता हैं उनको भी शिक्षित करना चाहिए, उनको भी उसके बारे में बताना चाहिए कि आपका बच्चा कैसा है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे इसको सिखाना है, उन सब के बारे में उनको जानकारी है वो देनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो माता पिता को ही उसके संतान के मंदबुद्धि होने का विश्वास दिलाया जाए और फिर उसे विशेष शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाए, ताकि वो घर पर रहकर भी अपने मंदबुद्धि बच्चे की शिक्षा है व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चला सके, उसको सिखा सके। नेक्स्ट है विशेष अध्यापक, कि स्पेशल टीचर होना चाहिए इनके लिए। जैसे हम स्पेशल बीएड जो करते हैं वो इन्हीं बच्चों के लिए है, उनको नियुक्त किया जाता है ताकि अध्यापक को किसी प्रकार की समस्याएं ना है, वो बच्चे के बिहेव को देखकर ऑब्जर्व कर सके कि बच्चे की क्या दोष है, वो किस बीमारी से ग्रस्त है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है। यह स्पेशल अध्यापक है वो अच्छी प्रकार से कर सकता है। क्योंकि अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, प्रेम पूर्वक भी होना चाहिए, किसी प्रकार की हीन भावना है वो अध्यापक के अंदर नहीं होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्वक व्यवहार है वो इन बच्चों के साथ एक अध्यापक को करना चाहिए। विशेष समय सारणी होनी चाहिए, स्पेशल टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों की मानसिक एकाग्रता एक समय निश्चित नहीं होती है, के लिए निश्चित नहीं रहती हैं। उनकी शिक्षा के लिए पेड़ छोटे होने चाहिए और आराम का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि औपचारिक शिक्षण समिति अवधि के लिए ही हो और इनकी समय सारणी है वो लचीली होनी चाहिए, यानी उनमें फेर बदलाव जब चाहे जैसा हम उसमें बदलाव है वो कर सके, यानी लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना। दृश्य यानी देखना, सर्वे यानी सुनना, कि जिसको हम देख भी सकें और सुन भी सकें। जैसे टीवी है, चार्ट है, मॉडल है, रेडियो है, ग्लोब है आदि ऐसी बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां हैं जिनका हमें प्रयोग है वो करना चाहिए। क्योंकि टीवी के द्वारा हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, मॉडल के द्वारा हम उस चीज़ को देख सकते हैं, चित्र के द्वारा उस चीज़ की वास्तविकता से हम परिचित हो सकते हैं। विशेष कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी कक्षा का आकार भी छोटा होना चाहिए और इन कक्षाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी होनी चाहिए और वातावरण बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक उत्तरदायित्व, कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ, कि माता पिता को ये स्वीकार करना चाहिए कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है और वे इस समस्या का साहसपूर्वक यानी बड़ी ही दृढ़ता के साथ ही इसका मुकाबला करेंगे और वो हर परिस्थिति में अपने बच्चे का साथ देंगे, किसी भी प्रकार से उसका मनोबल को गिरने नहीं देंगे और ना ही अपना मनोबल है वो गिरने देंगे। और समय समय पर बच्चे की मेडिकल चेकअप भी कराता रहना चाहिए ताकि उसको स्नेह, सुरक्षा और सहानुभूति है वो प्रदान की जा सके। और कुछ और भी ऐसी बातें हैं, जैसे बच्चे सामग्री है वो ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री है, कार्य है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करवाना चाहिए, पाठ्य वस्तु छोटे छोटे पदों में विभाजित करके प्रस्तुत की जानी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, कि एक अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। कि सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए कक्षाएं छोटी होनी चाहिए, इनसे छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कक्षा में बच्चे ज़्यादा होंगे तो अध्यापक है वो ऐसे बच्चों पर फोकस नहीं डाल पाएगा, उन पर ज़्यादा नज़र नहीं डाल पाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसे बच्चों की अलग से कक्षा होनी चाहिए और कक्षा में कम से कम बच्चे हैं वो होने चाहिए ताकि सभी बच्चों पर ध्यान है वो दिया जा सके। पाठ्य वस्तु के अनुदेशन, निर्माण तथा इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे डिफ़िकल्ट या ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं वो नहीं डालने चाहिए, ऐसे कठिन क्वेश्चन हमें टॉपिक है वो पाठ्यक्रम में नहीं शामिल करने चाहिए जो बच्चे के लेवल से परे हों। हमें बिल्कुल ऐसे टॉपिक लेने चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके और उनकी जो ज़रूरत है उससे उसकी पूर्ति हो जाए। योग्य तथा प्रतिभावान बालकों को चाहिए कि इनके व्यक्तिगत सहायता करे, कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो इन बच्चों की मदद करे, उनकी हेल्प करे
उनका सहयोग करे, किसी भी प्रकार से उनका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बीमारियां हैं वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को लग सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जन्म से नहीं हुई तो हमें जन्म के पश्चात ना हो, जन्म की जीवन में कभी भी हमें इन बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। इन बालकों में इस करियर रखने के लिए प्रोत्साहित देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, उनके अंदर एक जोश भरते रहना चाहिए, उनको बता दें अरे हाँ बेटा आप अच्छे से कर सकते हो, अरे वेरी गुड आपने बहुत अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हो। ऐसे शब्दों के द्वारा आप उनमें प्रोत्साहन की भावना है वो पैदा कर सकते हो, किसी कार्य को करने के प्रति ललक उनमें आप पैदा कर सकते हो। और इन बालकों को क्रियाशील रखने के लिए आप कक्षा में कहानी है, कथन है, नाटक है, संगीत है, नृत्य है आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चा है वो क्रियाशील रहेगा और वो खेल खेल के या कहानियों के माध्यम से भी है वो बहुत कुछ सीख सकता है। इन बच्चों को असफल होने पर भी प्रवेश देना, कि ये नहीं है कि एक क्लास में बच्चा 4 साल से है और 5वें साल उसका एडमिशन ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रवेश भी देना चाहिए और उनको मोटिवेट भी करते रहना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन बालकों के माता पिता का भी सहयोग लेने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि समय समय पर आप उनसे मिलते रहें और बच्चे के बारे में आप उन्हें भी बताएं और उनसे भी कुछ जानकारी एकत्रित करते रहें, तो आपके अध्यापक के लिए भी काफ़ी है वो लाभप्रद रहता है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा हम टुकड़ों में बांटकर करेंगे उतना ही अच्छा ये बच्चे सीख पाएंगे। और हमें मूर्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे मूर्त संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनको हम सामने रखकर उसकी वास्तविकता से उनको परिचित करा सकें। तो एक अध्यापक का अहम भूमिका होती है एक बच्चे के जीवन में, और मंदबुद्धि बच्चे के लिए अध्यापक का काफ़ी महत्व है। सामान्य बच्चे के लिए भी हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का अपना विशेष स्थान होता है, और हमेशा एक गुरु को एक आइडल बनकर प्रस्तुत होना चाहिए। अगर वो ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि बच्चे हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनके सामने भी आप एक रोल मॉडल बनकर आइए, उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, उनके साथ शिष्टाचार सभ्यता प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, जिससे बच्चे हैं वो अपने आप को आपसे सुरक्षित महसूस करें और अपनी बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक, मंदबुद्धि या पिछड़े हुए या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, उनके क्या कारण थी, समस्याएं कौन सी थी, अध्यापक की क्या भूमिका है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। ये आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर और वॉच करें। थैंक यू गाइज़।